वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और आई 36 की इम्प्लीकेशन के साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ABA लिमिटेड और ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। ABA लिमिटेड कंडक्ट्स इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम टू प्रॉपर्टीज, head office in the city center and a property in the countryside where staff training is conducted. Both properties were acquired on 1st April 2013, तो ये हमारी स्टार्टिंग डेट हो गई, एंड हैड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर। दोनों की लाइफ 25 ईयर है और रेजिडुअल वैल्यू नील है। द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ कैरिंग इट्स लैंड एंड बिल्डिंग एट करंट वैल्यूज, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करेंगे। हाउएवर अंटिल रिसेंटली प्रॉपर्टी प्राइसेस हैड नॉट चेंज फॉर सम ईयर्स। On 1st October 2015, the properties were revalued by a firm of surveyors. Details of this and the original cost are। तो जी एक प्रॉपर्टी है हेड ऑफिस की, दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रेनिंग प्रीमिसेस की। उसमें लैंड और बिल्डिंग की दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं, कॉस्ट बताई हुई है जब हम खरीदा था 1 अप्रैल 2013 को। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 2015, तो ये 2.5 ईयर्स के बाद रीवैल्यू हुआ है। तो रिवैल्यूड अमाउंट दी हुई है और ट्रेनिंग प्रीमिसेस के लिए भी सेम डाटा गिवन है। अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि लैंड तो दोनों की इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन बिल्डिंग में जो है हेड ऑफिस की वैल्यू के अंदर तो इजाफा हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग प्रीमिसेस की वैल्यू में कमी हो रही है। तो जहाँ पर इजाफा होगा वहाँ पर रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड होगा, और जहाँ पर कमी हो रही है वहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस या रिवैल्यूएशन लॉस हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन की बेसिक इम्प्लीकेशन अपेरेंटली नज़र आती है। मजीद रिक्वायरमेंट देखते हैं। The fall in value of the training premises is due mainly to damage done by the use of heavy equipment during training। तो जब डैमेज की वजह से फॉल इन वैल्यू हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की, क्योंकि फिजिकल डैमेज वगैरह जो है वो वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर रिकग्नाइजिंग इम्पेयरमेंट लॉस। तो एक तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो नेचर है वैल्यू में कमी की, फॉल इन वैल्यू, ये इम्पेयरमेंट के नेचर में। The surveyors have also reported that the expected life of training property in its current use will only be further 10 years from the date of valuation। तो 10 years की जो है उसकी लाइफ भी रिमेनिंग रहेगी। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द हेड ऑफिस रिमेन्ड अनअल्टर्ड। हेड ऑफिस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वो जो ओरिजिनल लाइफ थी 25 ईयर्स की वही रहेगी। 2.5 ईयर्स के बाद उसकी रिवैल्यूएशन हुई है तो रिमेनिंग लाइफ 22.5 ईयर्स रहेगी। नोट, ABA Limited treats its land and building as separate assets। Depreciation is based on straight line method from the date of purchase और subsequent revaluation। रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव प्रॉपर्टीज फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2016। तो जो रिवैल्यूएशन हो रही है वो मिड ऑफ द ईयर हो रही है, और उसमें इम्पेयरमेंट और रिवैल्यूएशन की गेन को हमने अकाउंट फॉर करना है। तो इस क्वेश्चन को डील करने का हमारा तरीक़ाकार ये होगा कि पहले हम एक वर्किंग बना लेंगे जिसके अंदर पूरी मूवमेंट देख लेंगे तमाम लैंड और बिल्डिंग की सेपरेटली, क्योंकि ये लैंड और बिल्डिंग को सेपरेट ट्रीट करना है। तो उसके बाद जो है हम जो मूवमेंट बना लेंगे एक वर्किंग वाइज, और फिर उस मूवमेंट के अंदर जो हमारे पास फिगर्स होंगी उनसे हम एक्सट्रैक्ट्स डेवलप कर लेंगे। तो ये 2 स्टेप्स के अंदर काम करेंगे। तो अपना पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कॉलम्स बना लेंगे, लैंड को अलग कर लेंगे, बिल्डिंग को अलग। HO से यहाँ पे मुराद हेड ऑफिस और TP से मुराद ट्रेनिंग प्रीमिसेस है। तो उसके बाद हमने एक टोटल का कॉलम भी ले लिया ताकि जहाँ पर हमें टोटल फिगर्स चाहिए हो, जिस तरह डेप्रिसिएशन की चाहिए होगी, तो वो हमें आसानी हो। तो सबसे पहले कॉस्ट 1 अप्रैल 2013 को, और हमें जो है अमाउंट्स बताई हुई हैं क्वेश्चन के अंदर कि 1 अप्रैल 2013 को लैंड की वैल्यूज़ क्या हैं। हेड ऑफिस की लैंड 500,000, ट्रेनिंग प्रीमिसेस की 300,000, और बिल्डिंग्स की वैल्यू भी गिवन है और इनका हम सिंपली टोटल लिख देंगे। तो ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 25 ईयर्स की लाइफ की बेस पर। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लैंड की तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी दोनों में। बिल्डिंग में आते हैं तो हेड ऑफिस की बिल्डिंग की जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1.2 मिलियन डिवाइड बाय 25 ईयर्स, और ये 48,000 की डेप्रिसिएशन हमारी आ जाएगी। ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ट्रेनिंग प्रीमिसेस की इसी तरह वैल्यू देखें तो 900,000 है, इसको भी 25 ईयर्स की लाइफ पर डेप्रिशिएट करेंगे तो 36,000 की इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और इसका हम टोटल कर लेंगे। अब 2014 के अंदर भी ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, यानी ये 31 मार्च 2014 तक है। फिर 31 मार्च 2015 तक जो हमारा ईयर एंड होगा तो उसमें भी सेम हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम डेप्रिसिएशन होगी और वो कैलकुलेशन हो जाएंगी। सो 1 अप्रैल 2015 को जो हमारे
एसेट्स हैं उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू, लैंड की वैल्यूज़ में तो कोई चेंज नहीं आया, देयर इज़ नो डेप्रिसिएशन, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यूज़ 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन के बाद हम नोट कर लेंगे और उनका टोटल भी मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को रिवैल्यूएशन हो रही है और रिवैल्यूएशन से पहले पहले तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो अब हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ की जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसमें पहले अगर ये 48,000 था तो वो क्या बन जाएगा 24,000, और पहले अगर ये 36,000 था तो 6 मंथ का क्या बन जाएगा 18,000। तो ये हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और इसके बाद रिवैल्यूएशन से पहले हमारे पास 1 अक्टूबर 2015 को एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, लैंड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है और बिल्डिंग की वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एसेट्स रिवैल्यू हुए हैं और उनकी रिवैल्यूएशन की अमाउंट दी गई है। तो रिवैल्यूएशन की जो अमाउंट दी गई है उसमें जो चेंज आ रहा है उसकी बेस पर हम गेन और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। और बेसिकली जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में फेयर वैल्यू की गिवन है, तो 7 लाख का जब एसेट हुआ 5 लाख से तो 2 लाख गेन आ जाएगा, 3 लाख से 350 हुआ तो 50,000 का गेन आ जाएगा, 1080 से 1350 हुआ तो ये भी गेन आ जाएगा। लेकिन जो बिल्डिंग है ट्रेनिंग प्रेमिसेस की उस पर जो है इम्पैक्ट है कि उस पर 10,000 का लॉस आ रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। तो जिसमें गेन है उसका गेन रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें लॉस है उसका लॉस नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो है क्योंकि हमने जो ईयर एंड है हमारा वो 31 मार्च 2016 है तो हमें मज़ीद 6 मंथ की डेप्रिसिएशन को कवर करना होगा। अब हमारी जो बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू है दैट इज़ 1350,000 हेड ऑफिस, और इसकी रिमेनिंग लाइफ है 22.5 ईयर्स, क्योंकि 25 साल में से 2.5 साल गुजर चुके हैं, 1 साल 2 साल और 2.5 ईयर्स। तो रिमेनिंग 22.5 ईयर्स पे और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास आ जाती है 60,000। ये हम नोट कर लेते हैं, तो 60 नहीं, ये बनेगी बेसिकली 30,000। और इसी तरीके से हमारी जो एक दूसरा हमारा एसेट है तो उसके ऊपर भी हमारा इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। ये 600,000 है, इसकी रिमेनिंग लाइफ क्वेश्चन के अंदर हमें बताई हुई है कि अब 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स के हिसाब से 60,000 और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेंगे तो दैट वुड बी 30,000। तो 30,000 ही हम इसकी भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह हमारी टोटल 60,000 डेप्रिसिएशन इन 6 मंथ की हो जाएगी। तो हमारा जो एसेट है 31 मार्च 2016 को वो अब शो होगा लैंड 700,000 पे, ट्रेनिंग प्रेमिसेस की लैंड 350,000 पे, हेड ऑफिस की बिल्डिंग 1,320,000 पे आफ्टर डेप्रिसिएशन, और ट्रेनिंग प्रेमिसेस की 570,000 पे, और फाइनल जो टोटल एसेट्स हैं हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के 2,940,000 पे। तो अब हम जब ये वर्किंग्स कर चुके हैं तो हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि इस वर्किंग के बेस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। तो दोबारा हम अपनी ये वर्किंग सामने रखेंगे और इसकी बेस पर एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट्स जब हमने बनाने हैं तो हम 31 मार्च 2016 को ध्यान में रख के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स को हम सबसे पहले देखेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट आइटम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन हमने 6 मंथ की पहले चार्ज की थी 42,000 और 6 मंथ की बाद में चार्ज की थी 60,000, और इन दोनों की बेस पर हमारी जो टोटल डेप्रिसिएशन बन जाती है दैट इज़ 102,000। तो ये डेप्रिसिएशन हम जब रिकॉर्ड कर लेंगे तो अगला जो प्रॉफिट और लॉस में आइटम रिकॉर्ड होना है वो होना है इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि जब एसेट पर लॉस होता है तो वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है। तो अब हम इम्पेयरमेंट लॉस की तरफ चलते हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास 210,000 का हमने नोट किया कि ट्रेनिंग प्रीमिसेस ऑफ के बिल्डिंग पर है, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। जब हम ये इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर बारी आती है हमारी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की, जिसमें हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करना है। हमारे 3 एसेट्स पर गेन ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड हुआ था 200,000, 50,000 एंड 270,000। इनका टोटल बनता है 520,000। तो ये हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। इनको रिकॉर्ड करने के बाद फिर अब हमारा पोर्शन बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होना है। तो कितना ट्रांसफर होना है? ट्रांसफर उतना होता है जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है। तो हेड ऑफिस की बिल्डिंग पर ही रिवैल्यूएशन का सरप्लस है। तो हेड ऑफिस की बिल्डिंग पर पहले 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 24,000 है और कोई यूजफुल लाइफ वगैरह चेंज नहीं हुई, लेकिन अब अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 30,000 चार्ज हुई है, विच मीन्स के 6,000 से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन 6,000 है, 6,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अर्निंग में।
तो रिटर्निंग में जब ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे एक्सट्रैक्ट्स में आनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले हम लैंड को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास दोनों जो लैंड्स हैं उनका टोटल हम कर लेते हैं 700,000 एंड 350,000 और इसको मेंशन कर देते हैं 1050,000। उसके बाद हमें बिल्डिंग को मेंशन करना है। तो बिल्डिंग की वैल्यू जो है हेड ऑफिस और ट्रेनिंग प्रीमिसेस की कंबाइन करके 1320,000 एंड 570,000, ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 1890,000। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमारे जब आइटम आ जाएंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इक्विटी के अंदर बैलेंस शो होगा। लेकिन अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना शो होना चाहिए, उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन राइज हुआ था 520,000 का, जिसमें से 6,000 हमने ट्रांसफर कर दिए थे टू रिटेन अर्निंग। तो 520 में से 6,000 ट्रांसफर करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस बचा 514,000। तो ये हमारे क्वेश्चन को करने की अप्रोच थी कि पहले हमने एक वर्किंग डेवलप की और उसके बाद उस वर्किंग की बेस पर हमने तमाम एक्सट्रैक्ट्स डेवलप कर लिए। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट एग्जाम आटम 2019 से, जो बेसिकली आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर बेस करता है, लेकिन इसके अंदर सर्टन इम्प्लीकेशन IS 23 की हैं और थोड़ी सी इम्प्लीकेशन जो हैं वो IS 36 की भी हैं। सो इसका क्वेश्चन का टाइटल है मंडे लिमिटेड और इस क्वेश्चन की एक जनरल रीडिंग करते हैं और फिर इसको स्टेप बाय सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड बैलेंसेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2018। तो ये हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट का, जिसमें कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 जनवरी यानी सेम डेट अमाउंटेड टू ₹8.5 मिलियन। तो इसका मतलब है कि ऑफिस बिल्डिंग रिवैल्यू हो रही है और इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन में भी ना हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑन 1 September 2018 a new equipment was acquired by making payment of ₹70 million to the supplier. An old equipment was also given in exchange to the supplier. The fair value of the old and new equipment were assessed at ₹21 million and ₹93 million respectively. The old equipment had been acquired at a cost of ₹40 million on 1 July 2016. तो 16 के 6 मंथ, फिर 17 के जो है साल है, और फिर अब जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है 1 सितंबर 8 मंथ्स के बाद हो रही है। तो मिड ईयर डिस्पोजल भी है। कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹5 मिलियन। तो ये एक टिपिकल जो है डिस्पोजल विद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, जिसके अंदर फेयर वैल्यूज़ का इंपैक्ट भी हमने इनकॉर्पोरेट करना है, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी कैपिटलाइज करनी है, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो एसेट हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। तो ये एंगल्स जो है इसको सॉल्व करते हुए हम कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि ऑन 1 जनवरी 2018 ML कमेंस कंस्ट्रक्शन, पहले दो एसेट हैं, ये तीसरा एसेट है अब। ML कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 2018। However, the work was stopped from 16 to 31 अगस्त 2018। इसका मतलब है जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो 10 मंथ्स है, जिसमें से 15 डेज जो हैं ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स, 15 डेज ऐसे हैं जिसकी सस्पेंशन होगी कैपिटलाइजेशन की। द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹660 मिलियन इनकर्ड ऑन द प्लांट वॉज पेड एज अंडर, जिसमें हमें डेट वाइज पेमेंट दी हुई है। द प्लांट वॉज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ ₹500 मिलियन obtained on 1 March 2018. The loan carries a markup of 18% payable annually. The surplus funds available from the loan were invested in a saving account and earned ₹17 million during capitalization period. Now it is very interesting कि ये जो सारा डाटा दिया हुआ है ये तब यूज होता है जब जनरल बोरिंग हो, लेकिन क्वेश्चन में इंडिकेशन जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि ये जो बैंक लोन है ये स्पेसिफिक बोरिंग है, क्योंकि प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू और 1 मार्च को लोन लिया गया और उसके जो बाकी सरप्लस फंड्स थे वो भी किसी और काम में यूज नहीं हुए, बल्कि उनको टेम्परेरी इन्वेस्ट किया गया। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये स्पेसिफिक बोरिंग है, और इसका मतलब है कि किस किस डेट को क्या पेमेंट हुई वो एक्सपेंडिचर की बेस पर जनरल बोरिंग वाला डाटा हमें गिवन है, लेकिन हमें उसको यूटिलाइज नहीं करना है यहाँ पर। सो इसमें हम IS 23 भी जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह जैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं वो करके इसके रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑन 31 दिसंबर 2018 विच इज़ आल्सो ईयर एंड,
The revalued amount of office building was assessed at rupees 178 million by precise valuer and independent valuation firm. Value in use of the office building as at 31st December 2018 was estimated at 186 million. तो वैल्यू इन यूज़ दी हुई है, लेकिन वैल्यू इन यूज़ का जो है रिफ्लेक्शन हमें इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम 178 की फेयर वैल्यू पर एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वैल्यू इन यूज़ तो उससे भी ज़्यादा है। तो वैल्यू इन यूज़ को हम तब कंसीडर कर रहे होते हैं अगर हमें एसेट की इंपेयरमेंट चार्ज करनी होती है, लेकिन क्योंकि हमारा एसेट ऑलरेडी 178 पर शो हो रहा होगा और उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे बताई जा रही है 186 मिलियन वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इंपेयरमेंट नहीं हुई और हमें इंपेयरमेंट को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये IS 36 की इसके अंदर इम्प्लीकेशन थी। अदर एलिमेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज, जिसमें हमें ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन, लाइफ 20 ईयर्स जो कि डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन पर है, रिवैल्यूएशन मॉडल है इक्विपमेंट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस 20% पे, कॉस्ट मॉडल है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्ट हुआ है उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड 15 ईयर्स और कॉस्ट मॉडल यूज़ करेंगे। तो ये हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद ML अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन on a net replacement value method and transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retaining, तो incremental depreciation का जो impact है वो भी हम consider कर रहे होंगे। तो रिक्वायरमेंट ये है कि in accordance with IFRS prepare a note on property plant and equipment for inclusion in ML's financial statement for the year ended 31st December 2018. Comparative figures and column for total are not required. तो हम सिंपली 3 एसेट्स का कॉलम बना लेंगे, टोटल का कॉलम नहीं बनाएंगे और कंपैरेटिव फिगर्स भी इसमें नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा डाटा है जो हमने कवर करना है। सो इसमें जो सबसे पहली हम इंफॉर्मेशन नैरेटिव डिस्क्लोजर के लिए कवर करेंगे, तो ये टेबल एज इट इज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें एसेट्स, उनके डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मॉडल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। The entity uses the following subsequent measurement basis to value its property, plant and equipment and methods to calculate its depreciation. तो इसके अंदर हम जो डिफरेंट अमाउंट्स देंगे उसमें हम एसेट्स, डेप्रिसिएशन मेथड्स, यूजफुल लाइफ या जो रेट हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, दो में से एक चीज़, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो ऑफिस बिल्डिंग के लिए जो है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है जिसमें हम 20 ईयर्स की यूजफुल लाइफ बता देंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ होता है। उसके बाद इक्विपमेंट है तो उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 20% डेप्रिसिएशन का रेट है और कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो ड्यूरिंग द ईयर हमने कंस्ट्रक्ट किया है उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड, 15 ईयर्स की लाइफ और कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। सो इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें वन बाय वन जो 3 एसेट्स हैं तो हमारा वे ये होगा कि हम सबसे पहले बिल्डिंग को कवर करेंगे, फिर इक्विपमेंट को और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, और साथ साथ हर आइटम के नैरेटिव डिस्क्लोजर्स को भी कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट के, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, और साथ ये बताया हुआ है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो इस डेट पर था वो 8.5 मिलियन का था। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए रेलिवेंट है। इसमें हम ओपनिंग बैलेंसेस दोनों के ले लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो इस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो एक डाटा हमारे लिए ये रेलिवेंट है। और फर्दर डाटा, फर्दर 31 दिसंबर यानी ईयर एंड पर इवैल्यूएशन हुई है जिसमें 178 मिलियन की फेयर वैल्यू मालूम की है। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व हैं, उनका नाम प्रिसाइज वैल्यूअर्स है, और रिकवरेबल अमाउंट या वैल्यू इन यूज़ हमें गिवन है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि एसेट हमारा ऑलरेडी उससे कम वैल्यू पर शो हो रहा होगा। इवन एसेट अगर कॉस्ट मॉडल पर शो होता है तो उसको हम देख लेंगे कि वो 186 मिलियन से अबव शो होता या इससे कम शो होता, तो इसका इम्पैक्ट भी हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इसके बाद हमें जो बात जहन में रखनी है बिल्डिंग के लिए वो ये है कि बिल्डिंग की स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 20 ईयर्स की लाइफ, लेकिन ये रिमेनिंग लाइफ अब की नहीं है, ये लास्ट रिवैल्यूएशन की डेट पर लाइफ है। और फिर जो है इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम आगे चलेंगे। तो हम एक कह लें कि शेड्यूल बना लेंगे टिपिकल, और उसके अंदर ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के 3 आइटम्स लिख लेंगे। टोटल कॉलम्स क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि ज़रूरत नहीं है, तो हम एक सिंपल सा शेड्यूल इन 3 आइटम्स का बना लेंगे जिसको हमने इस क्वेश्चन में कवर करना है। और फिर अब हम सबसे पहले इसके अंदर जो कवर करेंगे वो है ओपनिंग अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है हमें ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कोई अमाउंट नहीं है क्योंकि वो साल के शुरू में एग्जिस्ट नहीं करता था। इसी तरह ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है, वंस अगेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वैल्यू निल है, और इसकी बेसिस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा
कैरिंग अमाउंट जो लास्ट ईयर की थी, तो ये कंपैरेटिव रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इतना एक कंपैरेटिव हमारे पास अवेलेबल है तो ये हम दे सकते हैं। इसके बाद है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करना है, और अभी हमारा जो फोकस होगा वो ऑफिस बिल्डिंग्स पर होगा। सो डेप्रिसिएशन चार्ज की तरफ चलते हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 240 है और इस पर 20 ईयर्स की लाइफ बताई हुई है, तो 12 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो हम ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के अंदर 12 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग है उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी, तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वगैरह को समझने में मदद देगा। तो 20 ईयर्स में से अगर हम ऑलरेडी जो लाइफ गुजर चुकी है वो माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। एक एसेट की जो लाइफ गुजर चुकी होती है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, वो कैलकुलेट की जा सकती है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। तो ये डाटा अब हमारे पास अवेलेबल है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें पता है कि 36 की है और एनुअल डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट की है कि 12 की है। तो इस बेसिस पर 3 ईयर्स की लाइफ गुजर चुकी है और 17 ईयर्स की लाइफ बाकी है। अब जो हमें रिवैल्यूएशन के लिए डाटा दिया हुआ है जरा उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू क्लियरली कम हो रही है। 240 की कैरिंग अमाउंट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब 48 हो चुकी है। 36 की जो ओपनिंग थी और 12 जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया, यानी इन दोनों अमाउंट्स को जमा करके 48। और इसका मतलब है कि एसेट की जो नेट कैरिंग अमाउंट है वो 192 है। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि जी इसका फेयर वैल्यू हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू गिवन है 178 की, जिसका मतलब है कि वैल्यू 192 से जब 178 पर लेकर जाएंगे तो 14 का लॉस कैलकुलेट होगा। अब रिवैल्यूएशन को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, तो सबसे पहले स्टेप में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास है 48 की एज डिस्कस्ड। तो 48 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम एलिमिनेट करेंगे और सेम अमाउंट एसेट में से भी क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद एसेट के अंदर रिवैल्यूएशन की वजह से जो हमारा लॉस आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जब ये लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा तो अब हम सिंपली अपने टोटल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 178 का टोटल ये नेट ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 178। अब हम इसके कुछ नैरेटिव डिस्क्लोजर्स को भी कवर कर लेते हैं। तो क्योंकि बिल्डिंग जो है वो रिवैल्यू हुई भी है, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सर्टेन डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स में दो बातें तो हमने सब मेन बतानी होती हैं कि हमारा जो रिवैल्यूएशन की इफेक्टिव डेट क्या थी और क्या एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व था। तो वो हम बताएंगे। द रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग टुक प्लेस ऑन 31 दिसंबर 2018। द वैल्यू वॉज डिटरमिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फ्रॉम प्रिसाइज वैल्यूअर्स। इसके बाद हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस की जो मूवमेंट है उसको और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लॉ के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बतानी होती हैं। तो यहाँ पे हम लीगल रिक्वायरमेंट तो डिस्कस नहीं करेंगे इन अकाउंटिंग, लेकिन हम उसकी मूवमेंट डेवलप कर सकते हैं। सो एट 1 जनवरी 2018 क्वेश्चन में गिवन है कि 8.5 मिलियन का उसका बैलेंस है। जिस तरह से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, रिमेनिंग लाइफ 17 ईयर्स है, तो उस बेसिस पर 0.5 की जो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसका जो बाकी का लॉस होगा वो जाहिर बात है जब लॉस राइज हुआ है तो वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में चार्ज हो जाएगा, और ईयर एंड पर हमारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है वो नील रिकॉर्ड होगा। क्योंकि 14 का लॉस आया उसमें से 8 जो है वो ओसीआई में जाएगा और बाकी 6 जो है वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर चार्ज करेंगे। फिर एक और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो हम एसेट को किस वैल्यू पर शो करते, तो वो भी हमें कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट वगैरह हमें नहीं दी हुई जिसकी बेस पर हम कैलकुलेशन कर सकें, लेकिन ईयर के स्टार्ट का डाटा दिया हुआ है और उसकी बेस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कैरिंग अमाउंट जो रिवैल्यूएशन मॉडल पर दी हुई थी वो क्या थी। तो 240 की कॉस्ट थी, 36 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी एसेट नेट 204 का शो हो रहा था। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ शो हो रहा था। अगर उसमें से हम रिवैल्यूएशन सरप्लस निकाल दें 8.5 जो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है 195.5। तो कॉस्ट मॉडल अगर होता तो रिवैल्यूएशन वाला डिफरेंस ना होता और ये 195.5 का एसेट शो हो रहा होता। और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन अगर अब 17 ईयर्स की बेस पर जो रिमेनिंग लाइफ हमने कैलकुलेट की है उसकी बेस पर इसी कॉस्ट की अमाउंट पर हम कैलकुलेट करते तो वो बनती है 11.5, और इसका मतलब है क्लोजिंग टाइम पर हमारा कॉस्ट मॉडल के मुताबिक जो वैल्यू होती दैट वुड हैव बीन 184। अब क्वेश्चन के अंदर वैल्यू इन यूज दी हुई है 186 एंड इट मींस के जो एसेट है वो इम्पेयर नहीं हुआ क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी जो है वो लोअर देन वैल्यू इन यूज है, तो इम्पेयरमेंट का कोई इफेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम ये जो कॉस्ट मॉडल की हमने अमाउंट फाइंड आउट किया है इसको कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल के तौर पर हम डिस्क्लोज कर देंगे।
अब जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है हमारे पास बिल्डिंग के बाद वो है इक्विपमेंट को डील करने का। तो इक्विपमेंट को डील करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो अब डिस्पोजल और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो रही है वो 1 सितंबर 2018 को हो रही है। जो पुराना एसेट लिया था वो 1 जुलाई 2016 को लिया था, तो 2016 में 6 मंथ, 2017 में पूरे 12 महीने और 2018 में जनवरी से लेकर अगस्त 8 मंथ। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। जो नया एसेट है उसके लिए हमने कैश पे किया 70 मिलियन का, लेकिन पुराना एसेट भी दिया है जिसकी वैल्यू, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो ओल्ड की वैल्यू 21 मिलियन है, न्यू की वैल्यू 93 मिलियन है। नाउ एज पर IAS 16 हम फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट तब यूज करते हैं जब वो क्लियरली एविडेंट हो, और यहाँ पर हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई हुई कि जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इक्विपमेंट है वो क्लियरली एविडेंट है। तो इन दैट सिनेरियो जब क्लियरली एविडेंट कंफर्म ना हो तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप दैट इज दिस 21 मिलियन, और जो कैश हमने पे किया है उसकी वैल्यू पर यानी 91 मिलियन पर एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। इंस्टॉलेशन भी हमने किया 5 की, ये भी फिर इस 91 मिलियन के अंदर ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास न्यू एसेट की कॉस्ट भी आ जाएगी, पुराने की हम जो है डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब पुराने की जो कॉस्ट है वो 40 मिलियन है, तो हमारे स्टेप्स जो हैं इसको डील करने में 3 स्टेप में काम होगा। हमें पहले डिस्पोजल रिकॉर्ड करना चाहिए, तो 40 मिलियन का एसेट है, उस पर 6 मंथ, 12 मंथ और 8 मंथ की हम डेप्रिसिएशन देख लेंगे कि कितनी बनती है, उसका डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर लेंगे और साथ ही नया एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे जिसमें हम देखेंगे 70 का कैश पे किया, 21 का एसेट दिया है और 5 की इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगाई है, और फिर इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्पोजल। तो डिस्पोजल्स में ये तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि 40 की वैल्यू थी जो एसेट हमने एक्सचेंज में दिया है। तो नेक्स्ट इशू ये है कि ये जो डिस्पोजल हमने किया इसकी कॉस्ट 40 थी, लेकिन इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी ये क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, बट वी नो दैट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज होता है। तो 2016 के जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं, तो 40 का 20% और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 4। उसके बाद क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 40 में से 4 निकाल दिया, 36 आ गया। 20% 2017 में ये पूरे 12 मंथ हमारे पास था एसेट, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 7.2। फिर 2018 जो हमारा करंट ईयर है उसमें हम इस 36 में से मजीद 7.2 निकाल देंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की वजह से 20% डेप्रिसिएशन, और अब 8 मंथ्स जनवरी टू अगस्त, क्योंकि 1 सितंबर को तो डिस्पोज हो गया, तो 3.84 की इस साल की इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और टोटल करेंगे तो दैट इज 15.04। ये 15.04 हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर रिकॉर्ड कर देने चाहिए, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर भी ये रिकॉर्ड हो जाएंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये रिकॉर्ड होने के बाद हमारा अगला स्टेप ये है कि जो एक्सचेंज हुआ है उसमें हमने एक एसेट दिया है तो एक एसेट लिया भी है, तो उसकी वैल्यू कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट जो रिकॉर्ड होगी एज पर IAS 16, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप हम यूज करेंगे 21 की, कैश जो हमने पे किया है वो 70 का किया है, इट मीन्स के कॉस्ट 91 हो जाती है, लेकिन हमने क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लगाई है जो कैपिटलाइज होगी, तो एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे 96 पर। ये एक्विजिशन रिकॉर्ड हो जाएगी ऑन 96, और इसके बाद अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया है तो वर्किंग 3 के अंदर उसकी हमारे पास डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की हुई है कि 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 3.84 है। जो नया एडिशन हुआ है वो हमने अभी रिकॉर्ड किया कि 96 का है, और ये 1 सितंबर को एसेट आया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स की इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे दैट इज 6.40। उसके बाद हमने बाकी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है, तो 190 की ओपनिंग वैल्यू और 60 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग वैल्यू थी, इसमें से हमने डिस्पोजल की वैल्यूज निकाली, लेकिन यहाँ पर जो 11.2 हमने निकाला ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यानी ये 4 और 7.2 का डिफरेंस, क्योंकि ओपनिंग एसेट्स की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं एडिशन और डिस्पोजल के अलावा वाली, तो इसके अंदर डिस्पोजल डेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए होती, ओपनिंग डेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो इस पर पूरे साल की हमने 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की दैट इज 20.24, और हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का आ जाता है 30.48। इसको हम अपने शेड्यूल के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, और वंस इट इज़ रिकॉर्डेड तो फिर हमारा अगला स्टेप होगा कि हम टोटल्स कर लें 246, 75.44 और नेट कैरिंग अमाउंट 170.56। तो अब चलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो एक आइटम हमारा रह गया उसको फोकस करते हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये डाटा तो हमारे लिए इरेलीवेंट है क्योंकि जनरल बोरिंग नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक बोरिंग है। अब कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि हमारी जो कॉस्ट लगी है उस पर वो 660 मिलियन की टोटल लगी है अदर देन बोरिंग कॉस्ट। तो एक तो ये कैपिटलाइज करेंगे हम। फिर बोरिंग कॉस्ट में जो हमने लोन लिया है वो मार्च में लिया है और हमारी जो कंप्लीशन हुई है वो 31 अक्टूबर को हुई है। हालांकि कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी से शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि जनवरी फरवरी में जब लोन ही नहीं लिया हुआ था तो कैपिटलाइजेशन कैसे होगी बोरिंग कॉस्ट की, जब बोरिंग कॉस्ट लग ही नहीं रही थी। तो हम 1 मार्च से अगर कंसीडर करते हैं तो मार्च टू अक्टूबर, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 8 मंथ्स बनते हैं। लेकिन काम स्टॉप हुआ था 15 डेज के लिए, यानी हाफ मंथ के लिए अगस्त में। सो इसका मतलब है कि जो कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए वो 7.5 मंथ्स के लिए होनी चाहिए। और उसके लिए रेट क्या गिवन है, 18%। लोन की अमाउंट कितनी है, 500 मिलियन। तो 500 मिलियन 18% और 7.5 मंथ्स। और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम 17 मिलियन की हमें अलग से दी हुई है। तो ये और डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन को हम अब यूज़ करेंगे। तो ये रेलिवेंट हमारी इंफॉर्मेशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है हमारे पास 660 जो क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन 500 का लोन है, 18% का रेट है और 7.5 मंथ सस्पेंशन निकाल के हम कैलकुलेट करते हैं तो 56.25। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम क्वेश्चन के अंदर गिवन है 17 की, ये इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए दैट इज 39.25। और जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज को ऐड करेंगे तो 699.25 आ जाएगा। अब हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 15 ईयर्स स्ट्रेट लाइन मेथड, 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो कंप्लीट हुआ है वो 31 अक्टूबर को हुआ है, तो नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट इज 7.77 और एसेट फिर नेट 69.48 पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हम अपने शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 699.25, यही हमारा टोटल में भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन 7.77, यही टोटल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और नेट वैल्यू हमारे पास 691.48 आ जाएगी। सो ये सब जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास जो इस वक्त ओवरऑल डिस्क्लोजर्स जो हमारे डेवलप हुए हैं वो उनकी पोजीशन ये है। लेकिन ये तो IAS 16 के मुताबिक बन गया। IAS 23 के भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है और वो ये 2 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती हैं। नंबर 1 ये कि आपने अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट क्या कैपिटलाइज की है और दूसरा ये कि आपका कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। क्योंकि इसमें जनरल बोरिंग नहीं है तो कैपिटलाइजेशन रेट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, द कॉस्ट इंक्लूड्स रुपीज 39.25 कैपिटलाइज्ड फॉर बोरिंग कॉस्ट। तो ये हमने IAS 23 के डिस्क्लोजर्स भी यहाँ पर कवर कर दिए। सो हमारा मेन डिस्क्लोजर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रिकन्सिलेशन है। उसके बाद हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारा एक और डिस्क्लोजर है, रिवेलेशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर हमने दिए और हमने मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा प्लांट था उसके डिस्क्लोजर दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।